नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने इससे पहले बात करी थी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर लिए थे हम लोग, ऑलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। और हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था अबाउट कि हम लोग ओरिएंटेशन देखेंगे कि किस तरीके से होता है। और हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आप देखेंगे OH अगर आपका राइट हैंड साइड में है, लास्ट से चेक करेंगे, लास्ट से एक ऊपर कार्बन, तो हम लोग उसको नाम देंगे क्या, डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर वो लेफ्ट साइड में है तो उसको क्या नाम देंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये लास्ट वाला कार्बन है, उससे एक ऊपर कार्बन पे देखेंगे, अगर ये राइट हैंड साइड में दिया हुआ है तो इसको हम लोग जो है डी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और अगर ये OH लेफ्ट साइड में होता है तो इसको एल कॉन्फ़िगरेशन बोलते। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये स्ट्रेट चेन है, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर क्या है आपके पास, साइक्लिक। तो साइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और थर्ड पोजीशन पे आप लोग देखेंगे हर जगह OH कहाँ पे है, राइट राइट राइट, लेकिन थर्ड पोजीशन पे OH चेंज हो गया। तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। फिर हम लोगों ने बात करी थी एनंशियोमर्स के बारे में, और एनंशियोमर्स के बारे में आपको मैंने बताया था कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन के अलावा आप लोग स्टेरियोआइसोमर्स निकालना चाहते हैं तो अगर एक है तो आप उसकी जगह 2 की पावर 1 रखेंगे, अगर दो कायरल कार्बन है तो n की जगह 2 रखेंगे, अगर 4 है तो जो है आप कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये आपका 16 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी, जैसे कि मैं ये बता चुका हूं आप लोगों को कि ये है आपका एल ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज। एल ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है, लास्ट से एक ऊपर कार्बन का जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग एल ग्लूकोज करेंगे। यहाँ पर लास्ट से एक ऊपर कार्बन है और उसका OH ग्रुप कहाँ पे है, राइट साइड, तो ये ओरिएंटेशन ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, उसी चीज को समझाया, यहां तक हम पढ़ लिए थे लेकिन फिर से बता देता हूं। द ओरिएंटेशन ऑफ द OH ग्रुप इज द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप डिटरमाइंस वेदर द शुगर बिलोंग्स टू डी और एल शुगर। क्या बोला है ये, डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनाइल, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप से जितना दूरी पर है। व्हेन दिस OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड द कार्बन एटम बेयरिंग इट, देन द शुगर इज डी आइसोमर, एंड व्हेन इट इज ऑन द लेफ्ट sugar it is called the L isomer. Most of the sugars present in the biological system are D sugar। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ दी शुगर जो होते हैं ना वो डी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन अमीनो एसिड की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ दी अमीनो एसिड्स किस कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं, तो वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। कुछ आर्कियल बैक्टीरिया में आपको वो डी कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जब मैं एडवांस बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब याद रखना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कोई बेसिक नहीं पढ़ा रहा है, सब लोग जंप कर जा रहे हैं अपना जो कंटेंट लेके आ रहे हैं एडवांस बुक से। ये सही तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द अप्रोच। आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन आप एक रैंक होल्डिंग जो मटेरियल होता है ना वो नहीं आ पाएगा। Isomeric forms of the monosaccharides that differ only in their configuration about the hemiacetal form due to the reaction between the alcoholic and aldehyde group of a monosaccharide, or hemiketal form due to the reaction between the alcoholic and keto group form ग्रुप्स ऑफ मोनोसेक्राइड कार्बन और कॉल्ड एनोमर। वाह क्या बात है, एनोमर क्या होता है, तो फ्री कार्बन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग हेमी एसिटल ग्रुप की बात करें, देखिए जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ हेमी एसिटल ग्रुप, तो हेमी एसिटल ग्रुप क्यों बनता है, फॉर्म ड्यू टू, देख लीजिए इतनी बेसिक सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। हेमी एसिटल कब बनता है, जब रिएक्शन होता है अल्कोहलिक और एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में, ठीक है। और हेमी कीटल कब बनता है, तो फॉर्म ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन द अल्कोहलिक टू कीटो ग्रुप्स ऑफ द मोनोसेक्राइड। तो हेमी एसिटल कब बनेगा, तो आपका अल्कोहलिक ग्रुप, और ये कब बन रहा होगा, अल्कोहलिक और एल्डिहाइड ग्रुप, और ये कब बन रहा होगा, हेमी कीटल, तो बिटवीन अल्कोहलिक एंड कीटो ग्रुप, ठीक है। द कार्बोनाइल कार्बन एटम इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इन द अल्फा एनोमर ऑफ द OH ग्रुप ऑफ द एनोमेरिक कार्बन is the opposite of the sugar ring of the CH2OH group at the chiral center that is designated to D and L configuration, C5 in the case of the sugar। जैसे आप इस चीज को अगर देखेंगे तो दिस इज C5, कार्बन नंबर 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं अबाउट योर दिस थिंग। तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में देखें तो आप जरा यहाँ पर देखिएगा तो साइक्लिक फॉर्म 2 है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे ये लिखा है ना, द अदर एनोमर, एक एनोमर तो आपका वो हो गया था जो कार्बन नंबर 5 पे आपने देखा। द अनदर एनोमर इज नोन एज बीटा एनोमर, एक एनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा एनोमर। द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होता है, तो इंटर कन्वर्जन जो हम लोग अल्फा और बीटा एनोमर का करते हैं ना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, in which one ring form open briefly to the linear form and closes again to produce the beta anomers। अब देखो यार बात को समझो, इसको देखो, जैसे आप यहां से शुरुआत कर रहे हैं, यहां पर एक ऑक्सीजन था मैंने आपको बताया था, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा
और ये आपका पांचवा और छठे पे ये वाला कार्बन लगा हुआ है। तो ये वाला जो फ्री एंड का कार्बन होता है ना, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और अब यहां पर देखो तो ये बीटा कैसे बन गया, तो बीटा के लिए फोकस करना है। देखो यहां पर OH ग्रुप पहले ही कार्बन पे नीचे है, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, अल्फा, ठीक है। और डी हम लोग जानते ही हैं, जो नीचे से लास्ट वाला था वो आपका राइट साइड में था, और नीचे से लास्ट वाला यहां पर भी क्या है, राइट हैंड साइड में OH ग्रुप, तो ये डी रहेगा। लेकिन अल्फा और बीटा कब लिखेंगे, पहले नंबर का कार्बन देखना, पहले नंबर का कार्बन देखना, पहले नंबर का कार्बन देखना, 3 बार बोल दिया मैं, ठीक है। तो पहले नंबर का कार्बन देख रहे हो तो OH कहां है, नीचे है, और एनोमेरिक ग्रुप है। एनोमेरिक मतलब फ्री एंड है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। इसको पाइरेनोज रिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। बीटा क्यों, क्योंकि इसका OH ग्रुप ऊपर आ गया है। यहां पर OH ग्रुप क्या था, नीचे था, यहां पर OH ग्रुप क्या है, ऊपर है। तो फिर अब इसको अब देखो तो अब वैसे का वैसे ही HOH, यहां पर भी देखो OHH थर्ड पोजीशन पे चेंज, तभी तो इसको डी ग्लूकोज लिख रहे हो। फिर ये भी क्या है, HOH है, CH2OH एंड H, बाकी सब सेम है। तो अल्फा और बीटा कब याद रखना है, कैसे होगा, जब फर्स्ट पोजीशन का OH ग्रुप नीचे होगा तो वो अल्फा कहलाएगा, और जब OH ग्रुप ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा, आपका बीटा ग्रुप कहलाएगा। तो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH ओनली एट वन कार्बन एटम इज नोन एज एपीमर। एपीमर क्या होता है, OH ग्रुप जब एक कार्बन एटम का, ठीक है, डिफर कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमर। ऐसे नहीं समझोगे, डायग्राम देखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीमर ऑफ द ग्लूकोज आर मैनोज। ये तो एकदम रट लो भाई, रट लो एकदम। ग्लूकोज का एपीमर अभी और एडवांस, जब मैं थोड़ा एडवांस बुक लेके आऊंगा तो बताऊंगा और भी शुगर्स का क्या क्या जो है एपीमर होता है। तो ग्लूकोज का पहला एपीमर क्या रटा तुमने, मैनोज। एपीमर एट C2 कार्बन नंबर 2 एंड गैलेक्टोज एपीमर एट कार्बन नंबर 4। जैसे देखो ये आप देख रहे हो एपीमर ऑफ ग्लूकोज आपको देखना है, राइट। तो अल्फा डी गैलेक्टोज जो होता है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ग्लूकोज का, ठीक है, आपका एपीमर। और अल्फा डी ग्लूकोज, गैलेक्टोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, और अल्फा डी मैनोज, ठीक है, राइट। तो इसमें देखो HOH HOH HOH, फिर देखो दूसरे नंबर पे HOH HOH OHH बदल गया भाई, ठीक है। मैनोज में ये स्ट्रक्चर बदल जाता है। थर्ड पोजीशन पे OH हमेशा ऊपर रहता है, H नीचे, OH ऊपर H नीचे, यहां पर भी OH H नीचे, फिर यहां पे OHH, फिर यहां पर HOH। भाई डिफरेंस आया तभी तो नाम बदल रहा है न, एक जैसा हो जाता तो नाम सेम नहीं हो जाता सबका। और यहां पर क्या है, HOH। देन अगेन CH2OH तो यहां पे कॉमन रहेगा ही, CH2OH यहां पे कॉमन रहेगा ही, CH2OH यहां पे कॉमन रहेगा ही। और यहां पर ऑक्सीजन आपका, इसको कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 को अपने साथ अटैच किया रहता है। ये मैंने कल भी बताया था, पहले वाले लेक्चर को देख लेना, तभी बेसिक समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। तो एपीमर, एनोमर और आपको स्टेरियो आइसोमर समझ में आ गया होगा। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, जब इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं आप अल्फा और बीटा एनोमर का। एनोमर क्या होता है, फ्री कार्बन एंड होता है। एपीमर क्या होता है, जब हम लोग एक ही ग्लूकोज, एक ही किसी मॉलिक्यूल का जब अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जब ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, HOH की पोजीशन चेंज कर देता है, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, योर एपीमर। तो जैसे तुमने ग्लूकोज का एपीमर रटा, अभी क्या रटा, मैनोज रटा, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, राइट। लेकिन स्पेसिफिक आप नाम क्या याद करेंगे, मैनोज, राइट। अब हम लोग बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। ओलिगोसैकेराइड बताने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम लोग भी जानते हो, लेकिन फिर भी इफ यू टॉक अबाउट द ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 और 10 मोनोसैकेराइड्स ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपने अंदर क्या रखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रखते हैं। फॉर एग्जांपल डायसैकेराइड माल्टोज कंटेन्स 2D ग्लूकोज residues joined by a glycosidic linkage, which is a covalent bond formed by joining OH group of the monosaccharide with the anomeric carbon of the other sugar unit. Lactose is made up of D-galactose and D-glucose. तो ये तो नाम याद कर ही लो, लैक्टोज किसका बना होता है, D-galactose and D-glucose रेसिड्यूज, ठीक है। अब है डाइसैकेराइड्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स बाय बॉइलिंग विद द डाइल्यूट एसिड। याद रखना, अगर इनको तोड़ना चाहो तुम डाइसैकेराइड्स को, तो इनको कैसे तोड़ सकते हो, बॉयल करके, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर यील्ड्स अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये क्या रिलीज करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अदर ओलिगोसैकेराइड्स आर, जैसे ट्राइसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल, जैसे क्या क्या हो जाएगा, रैफिनोज विच इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज यूनिट। तो ये 3 का बना होता है भाई रैफिनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। टेट्रा भी होते हैं, पेंटा भी होते हैं, और हेक्सासैकेराइड्स भी होते हैं। जैसे मैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज को मैं मिलाऊं, ठीक है,
दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, एकदम सेम स्ट्रक्चर हम लोग निकालें तो आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि इसके अंदर से वाटर निकलता है, हाइड्रोलिसिस होगी तो अगर इस चीज को तोड़ना है, ठीक है, तब भी वाटर निकलेगा, और अगर इस चीज को जब जोड़ना है तब भी वाटर आपका ऐड होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा अपने जहन में बैठा लो कि H2O बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में आप जब भी दो बड़े मॉलिक्यूल्स को जोड़ना चाहेंगे, जैसे इस केस में आप इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को जोड़ना चाह रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो जब ये जुड़ेगा तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बनेगा ही, साथ में क्या निकलता है, पानी। इसी तरीके, तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से मैं आपको अमाइड बॉन्ड में भी बताऊंगा, इसी तरीके से मैं आपको पेप्टाइड बॉन्ड में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पानी बाहर निकलता है। तो आप देखिए इसका कौन सा कार्बन है, पहले तो ये जान लो बात कि HOH ओरिएंटेशन देख करके तुमको समझा चुका हूं ये चीज मैं कि डी ग्लूकोज बोलोगे इसको, लेकिन कौन सा फॉर्म, अल्फा फॉर्म बोलोगे, ठीक है। अभी ये माल्टोज है कि क्या है ये छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि ये कार्बन नंबर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था और ये 6 था, राइट। सिमिलरली ऑक्सीजन के बाद यहां से काउंट करो 1 2 3 4, तो पहला वाला कार्बन अल्फा का हम लोग लेंगे और चौथा वाला कार्बन इस वाले का लेंगे, राइट। तो ये आपका बना देगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो माल्टोज का अगर हम लोग अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनाइजिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा नाम जानना है कि ये स्ट्रक्चर क्या है तो दिस इज द नेम। देख रहे हो एनसीईआरटी कितनी तगड़ी बात रखी है अपने अंदर, और इसको छोड़ के लोग बड़ी बड़ी किताब पढ़ते हैं और फिर भी नहीं एग्जाम निकलता है, क्यों? ये क्लियर ही नहीं है। उठा के क्वेश्चन इसी से पूछ देगा, डीबीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी से, कहिएगा तो मैं आपको किसी दिन दिखा दूंगा। फिर आप देखिए अगला, देखिए माल्टोज पे तो हम लोगों ने ये बनाया। अब देखो ये इसका पहला कार्बन है, ये तो जान चुके हो तुम लोग, एंड दिस वन इज योर 4th कार्बन। देखो जिसका बेसिक्स क्लियर है ना वो यहां पर ना है भाई, मैं शुरू से पढ़ाने के लिए आया हूं, वरना कहेंगे आप लोग कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा अब ये हुआ और ये हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा 1 और 4, अब याद रखना ये बीटा क्यों है, ये बीटा क्यों है, बीटा तुम लोग खुद सोच करके बताओ क्यों हम बीटा क्यों बताए थे। बीटा में मैंने आपको बताया था कि OH ग्रुप कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो ये वाला इसका ऑक्सीजन, ठीक है, OH सही तो आया है भाई, ये ऐसे थोड़ी ही आ गया, ये वाला OH देख रहे हैं, जेड जैसा स्ट्रक्चर जब बनने लगे तो समझ जाएगा कि बीटा की बात हो रही है। तो बीटा का 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलकर के जो बनाता है लैक्टोज में, अगर आप देखेंगे तो ये बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनाइजोल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप याद रखिएगा इस बात को, पहला वाला केस किसका था, अगर आप लैक्टोज की बात करेंगे, लैक्टोज अपना अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनाइजिल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसके अंदर अल्फा 1,4 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लैक्टोज की बात कर रहे होंगे, राइट, ऊपर वाला माल्टोज था, नीचे वाला लैक्टोज है, लैक्टोज अपने साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, बीटा 1,4। तो अगर आपको लैक्टोज की बात करनी हो तो लैक्टोज को हम लोग दूसरा नाम क्या देंगे, बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोजोल 1,4 अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। जिसने भी बोला है कि बायोलॉजी रट्टा मारने वाली चीज होती है, किसी दिन मेरे सामने लाना उसको, उससे बहुत प्रेम से क्वेश्चन पूछूंगा, जरा समझाइए इसमें क्या रटने वाला था, ठीक है। जो बैठे बैठे लोग बोल देते हैं तुम्हारी मैथ्स कमजोर थी इसलिए तुमने बायोलॉजी ले लिया, उनको जरा ये दिखाना कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग, राइट। नाउ ये तो अभी बेसिक है, बात करते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड्स की। नाउ पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा है बहुत सारा होता है। Depending on the functional role played by the homopolysaccharide are divided into storage polysaccharides and structural polysaccharides. Storage polysaccharides serve as a storage form of monosaccharide that is used as a fuel. Starch is an example of storage polysaccharide in plants, and glycogen is a storage polysaccharides in animals. ग्लाइकोजन स्टोरेज भाई बहुत भयंकर चीज है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ढंग से, किस तरीके से आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, किस तरीके से टूटता है, कैसे हम लोगों को एनर्जी देता है, और कैसे जब मम्मी आप लोगों की व्रत रखती हैं, फास्टिंग रखती हैं, तो मम्मी तो बेचारी भूली होती हैं, उनको तो पता है नहीं लीवर कैसे स्टोर करके रखा हुआ है ग्लूकोज, उनको लगता है वो व्रत है, लेकिन वो इमरजेंसी फॉर्म में ग्लाइकोजन कैसे टूटता है, ग्लूकोज ब्लड में जाता है और किस तरीके से एनर्जी देता है,
ठीक है। तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे अदर अमीनो एसिड्स को यूज़ करके जो है आप जो है बना सकते हैं दोबारा से ग्लूकोज। तो ये अभी आएगा, समय आएगा, अभी रुक जाइए, अभी पहले बेसिक तो क्लियर करिए। स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स सच एज सेलुलोज एंड काइटिन सर्व एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स in plant cell wall and animal exoskeleton respectively. Heteropolysaccharides, unlike homopolysaccharides, provide extracellular support for the organisms. In extracellular space of the animal tissues, these form the matrix that holds the individual cell together and provides shape, support and protection to the cell tissues. The name and the properties of some of the homopolysaccharide यानी सेम टाइप के सुगर्स जब एक साथ जुड़ रहे हों तो उनका एग्जाम्पल क्या होता है, यानी होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल लिस्ट जो दी हुई है वो अब आपको देखनी है। क्या है वो भाई, चलो देख लेते हैं। ये बॉन्ड, अगेन मुझसे शर्त लगा लो, इससे क्वेश्चन आएगा 100%, लिख के ले लो मुझसे। स्टार्च एक एग्जाम्पल है किसका, तो होमोपॉलीसैकेराइड का। लेकिन भैया ये तो बताओ कि वो किस पॉलीसैकेराइड से मिलकर के बना हुआ है, तो अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। अल्फा डी ग्लूकोज के जब सब यूनिट मिलते हैं तो वो स्टार्च बनाते हैं। और प्लीज अब मत पूछना अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर समझाया जा चुका है। तो ये किसका काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ द एनर्जी इन प्लांट्स। और ग्लाइकोजन किसका काम करते हैं, तो पहले जान लीजिए अल्फा डी ग्लूकोज के ये भी बने होते हैं, ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन दी बैक्टीरिया होते हैं और एनिमल्स में होते हैं। सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज, it plays a structural role in provide rigidity and strength to the cell wall. काइटिन फंगस की सेल वॉल का बना होता है भाई, फंगस की सेल वॉल इसी की बनी होती है। ये किसका बना होता है, तो बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन। इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टू द एक्सोस्केलेटन इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट। अब देखो ये नहीं जानते तो पता भी नहीं चलता, आप सिर्फ फंगस पढ़ के रह जाते, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, इट प्लेस स्ट्रक्चरल रोल एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, ध्यान से एक झटके में पढ़ोगे तो लगेगा कि ये इंसुलिन है, लेकिन ये इंसुलिन नहीं है। क्या है ये, इन्यूलिन। इन्यूलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार और बहुत बार आता है ये। बीटा डी फ्रक्टोज का बना होता है ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर इन्यूलिन स्टोर होता है। बात करते हैं पैक्टिन। पैक्टिन किस सब यूनिट का बना है, अल्फा डी ग्लूकोरोनिक एसिड। नोट्स निकालो और लिखो इसको, इस तरीके से नहीं काम चलेगा, हाईलाइट करते जा रहे हैं, या तो एनसीईआरटी लो मेरे साथ, हाईलाइट करते हुए चलो। इट हैज ए स्ट्रक्चरल रोल, होल्ड सेलुलोज फाइब्रिल्स टुगेदर इन द प्लांट सेल वॉल्स। डेक्स्ट्रान किस यूनिट का बना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है, और इट प्लेज अ स्ट्रक्चरल रोल एज इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एडहेसिव इन बैक्टीरिया। और जाइलान किसका बना हुआ है, तो बीटा डी जाइलोज का। इट हैज अ स्टोरेज एंड सपोर्टिंग रोल्स इन प्लांट्स। अब पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल तो पढ़ लिए, अब आप लोग ये बताइए कि सर अब हमको ये बताइए कि स्टार्च के बारे में हम लोग क्या डिटेल जान सकते हैं। तो स्टार्च किसमें ऑकर होता है, तो प्लांट में, और सर्व करता है कार्बोहाइड्रेट इन ट्यूबर्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। ऑप्शन बना के पूछ देगा एमएसक्यू में। इट इज कंपोज्ड ऑफ द टू होमोपॉलीसैकेराइड। एमाइलोज का बना होता है स्टार्च 15 से 20%, और एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन की मात्रा कितनी होती है, तो 80 से 85%, 80 से 85%। और एमाइलोज लीनियर, ओके एक सेकेंड, एमाइलोज आपका लीनियर पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, मोनोमर एंड लिंक्ड बाय अल्फा 1,4। तो भाई याद रखना एमाइलोज किसका बना होता है, अल्फा 1,4 बॉन्ड का। एमाइलोपेक्टिन ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ द ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लाइक एमाइलोज। हाउएवर लाइक एमाइलोज it is highly branched. Branch point occur every at 24 to 30 glucose residues of the linkage at the branch point alpha 1,6 glycosidic bond। तो कौन कौन से बॉन्ड याद रखने हैं इसके अंदर, अल्फा 1,4, उसके अलावा आपको अल्फा 1,6 याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर ऑफ द स्टार्च with iodine is due to amylose. In contrast, amylopectin gives only dull reddish brown color with iodine. The enzyme present in the saliva, salivary amylase, and pancreatic juice, that is pancreatic amylase, hydrolyses alpha 1,4 glycosidic bond। तो ये pancreatic juice, pancreatic enzyme क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है अल्फा 1,4 बॉन्ड, ठीक है, स्टार्च का। therefore digesting it into monomeric glucose unit। तो स्टार्च इस तरीके से टूटता है, जाने अनजाने में तुम पूरा मैकेनिज्म समझ गए किस तरीके से तोड़ता है पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, राइट। अब नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये, मतलब फ्री एंड है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारे सब यूनिट मिल करके जिसके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है ना सबके अंदर, ये देखिए आप,
ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं वैसे आप लोग? तो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं एमाइलोज का। तो एमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा बना होता है आप देख लीजिए, बहुत सारे सब यूनिट्स जुड़े हुए हैं, ग्लूकोज के राइट, ये सब यूनिट्स जुड़े हुए हैं जिनके अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये देख लीजिए भाई, ये कई तक गया है लंबा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया है, ठीक है, लंबा गया है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें, पहला वाला स्ट्रक्चर हम लोग किसका देखे? अमाइलोज का। अब किसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं हम लोग? अमाइलोपेक्टिन का। बहुत ध्यान दीजिएगा, बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है इसका। नॉन रिड्यूसिंग एंड लिए हम लोग यहाँ पे। अब नॉन रिड्यूसिंग एंड में देखिए, फिर ये HOH से ये ज्वाइन है, फिर ये HOH से ये ज्वाइन है। तो जैसे ही 1 2 3 कार्बन हुआ, ध्यान से देखिएगा, फिर यहां पर हम लोग इसको ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन से अगला एंड जुड़ता है क्या? ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है ये वाला। और फिर आप देखिए तो 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3 सब यूनिट, 4 सब यूनिट चलते जा रहा है। तो बहुत सारी सब यूनिट जब ग्लूकोज की जुड़ती है वाया ऑक्सीजन, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है राइट, ये जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड राइट, ये आपकी 1 2 3 ग्लूकोज सब यूनिट से जब जुड़ती है, और किसमें? नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड से, तो ये आपकी क्या कहलाती है? अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में समझिएगा, अमाइलोज बहुत सारे यूनिट से बना हुआ है, लेकिन उसी बहुत सारे अमाइलोज को राइट, उसी बहुत सारे अमाइलोज को आप इसमें ले आकर के जोड़ देते हैं तो ये अमाइलोपेक्टिन बन जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्लाइकोजन। भाई प्लांट्स की बात हो गई, थोड़ा अब ग्लाइकोजन की भी बात की जाए। ग्लाइकोजन के बाद स्टार्च तो बात करेंगे। ग्लाइकोजन एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड होता है, फाउंड इन एनिमल्स। ओके, एक सेकंड, ये ड्रामा ना करे भाई, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ये बहुत ड्रामा कर रहा है। ओके, फाउंड इन एनिमल्स सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय अल्फा 1,4। याद रखना, इसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड और अल्फा 1,6 लिंकेज देखने को मिलता है, ठीक है। मसल सेल कंटेन ग्लाइकोजन, 1 to 2% of their dry weight, and living cell contain up to 10% of their dry weight of the glycogen। और सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज आपका इस मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर structural polysaccharide found in the plants. It is also the most abundant of all the biomolecules in the biosphere. It is the primary structural component of the plant cell wall. Structurally, cellulose is the linear polymer up to 15,000 D-glucose subunit linked by beta 1,4 glycosidic bond. Cellulose में beta 1,4 है, ठीक है। Unlike starch, cellulose cannot digested by the humans, as humans lack, human gut lacks beta 1,4 glycosidic bond, hydrolyzing the enzyme known as cellulase. However, cattle and termites can digest the cellulose, and their guts harbors the symbiotic microorganisms and that secrete cellulase, which हाइड्रोलाइजेस एंड डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ये प्रक्रिया भी समझा दी गई यहाँ पे सेलुलोज के डाइजेशन की। अब आप देखिए यहाँ पे बीटा की बात हो रही थी ना, देख लो बीटा में बताया था ना जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड जेड जैसा स्ट्रक्चर, नॉन रिड्यूसिंग एंड जेड जैसा स्ट्रक्चर। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या है? जेड जैसा स्ट्रक्चर। तो जेड जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन आया, इसका मतलब क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एक का 4 एक का 6 लिंक हो रहा होगा राइट, एक का बीटा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज, ठीक है। देन दिस वन इज रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट दी काइटिन। क्या होता है काइटिन? तो काइटिन आपका लीनियर पॉलीमर है बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन रेसिड्यू का। इट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, क्रस्टेशियन, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स, द मेन कंपोनेंट of the cell wall and most of the fungi. Chitin and cellulose have similar structure except OH group. बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोला। At the second carbon positions of the cellulose is replaced by the acetomido group in the chitin. Extensive hydrogen bonding at the N-acetyl side chains makes chitin tough and insoluble polymer. ये बात याद रखना। अब हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन, अब पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में हम लोग पढ़ लें क्योंकि देखिए अब ये खत्म ही होने वाला है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? तो पेप्टिडोग्लाइकन कॉन्स्टिट्यूट द रिजिड कंपोनेंट। एक सेकंड रुक जाइए, ये पूरा डिस्टर्ब कर दिया एकदम, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, सो रेड कलर से करते हैं इसको। पेप्टिडोग्लाइकन कंस्टिट्यूट द रिजिड कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये तो जानते ही होगे तुम लोग पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज द हेटेरोपॉलीसेकेराइड अल्टरनेटिंग बीटा 1,4 लिंक्ड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो नैम और नैग, NAG, एन-एसिटाइल डिग्लूकोजामीन, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके पेप्टिडोग्लाइकन बनाते हैं। द लीनियर पॉलीसेकेराइड चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विद द शॉर्ट पेप्टाइड्स अटैच्ड टू द एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइड वेल्ड्स, यानी जोड़ देता है अच्छे से पॉलीसेकेराइड
chains go into the strong sheath that involves the entire cell and prevent the osmotic rupture of the cell. बस इतना याद रखना कि osmotic rupture को भी, ये मैं तुमको बैक्टीरिया में डिटेल में समझाऊंगा. Lysozyme, which is the enzyme present in the human tears, kills bacteria by hydrolyzing beta-1,4-glycan. क्या बात है भाई, ये देखो डिटेलिंग तुम लोग देख रहे हो. लाइजोजाइम क्या करता है, ये एंजाइम है प्रेजेंट इन द ह्यूमन टीयर्स दैट किल द बैक्टीरिया हाइड्रोलाइज करके बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को. ठीक है, ये किलिंग करता है, ठीक, बैक्टीरिया की. नाउ इसको पढ़ लेने के बाद फैटी एसिड हम लोग बाद में पढ़ेंगे. अगर इज अ जेलेटिनस हेटेरोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मरीन एंड रेड एल्गी such as species of the Gelidium, पूछता है ये, Gracilaria, Gigartina etc. It is a mixture of the sulfated heteropolysaccharide made up of the D-glucose and N-galactose derivatives, ether linked between C3 and C6. तो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6 में क्या होता है, ये लिंक्ड रहता है, ईथर लिंकेज होता है इसके अंदर. एग्रोज इज अगर कंपोनेंट विथ वेरी फ्यू चार्ज ग्रुप, सल्फेट्स और पायरुवेट्स. इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 80,000 to 1,40,000. इफ अगर एंड एग्रोज आर डिसॉल्व्ड इन द हॉट वाटर that forms the solution which upon cooling sets to a gel. Agarose gels are used as insert support for the electrophoretic separation of the nucleic acids. Agar is used to form a surface for the growth of the bacterial and plant tissue culture. Plant tissue culture में भी तो घबराओ मत, बेसिक है ना. पूरी लाइन को रीड किया हूं ढंग से ताकि आपको समझ में आए. लैंग्वेज बहुत सिंपल थी, लेमन लैंग्वेज में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको. अब जो अगली चीज है, ये सब फैटी एसिड वगैरह और ये सब चीजें, मैं इसको अभी बाद में डील करूंगा. ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना कि जैसे आपका बेसिक्स क्लियर हो गया है, क्लियर होते जा रहा है, तो मैं इसकी वीडियो अब अगली बाद में लेकर के आऊंगा. ठीक है, तो फिलहाल आप थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए प्लीज. वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.